अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? मैं बहुत अरसे से सोच रहा था एक वीडियो बनाने के ऊपर। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की, रोज़ा रखने की, कि किस तरह से रोज़े में बेतहाशा फ़ायदे छुपे हुए हैं। हम लोग हर साल रमज़ान के रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम ये रोज़े रखें। और अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देखें तो उन्होंने ना सिर्फ रमज़ान में जो है वो रोज़े रखे, बल्कि उसके अलावा हफ्ते में 2 रोज़े वो रखते थे। और अगर हम साइंस की नज़र से आज देखें तो जिस तरह से तहकीक हमें बता रही है कि इस रोज़ा रखने के बेतहाशा जिस्म को फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो इंसान हासिल कर सकता है अगर वो रोज़ा रखे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जब इंसान रोज़े की हालत में होता है, जब वो कुछ नहीं खा रहा होता, एनर्जी से दूर होता है, तो उसके जिस्म में क्या हो रहा होता है और किस तरह से वो सारी चीज़ें उसके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो रोज़े की हालत में क्या होता है कि जब हम कुछ नहीं खा रहे होते, उसको समझने के लिए पहले मैं स्टार्ट लूँगा कि जब भी हम कुछ खाते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है। खुराक का जो टाइम होता है, जिस वक़्त हम खाना खा रहे होते हैं, तो उस वक़्त उस खाने से एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो रही होती है, जिसकी वजह से जो है हम लोग खाने के टाइम में जो भी खाते हैं उसको एनर्जी पे स्टोर करते हैं ताकि बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। जब हम खाना खा रहे होते हैं और ख़ास तौर पे जो आजकल की हमारी खुराक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का बेदरेग इस्तेमाल है, उसकी वजह से हमारे जिस्म में इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो फैट स्टोरेज हार्मोन होता है, जो एनर्जी स्टोरेज हार्मोन होता है, जो एनर्जी को स्टोर करता है हमारे जिस्म में, उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। लंबे अरसे तक जब इंसुलिन के लेवल्स बढ़े रहते हैं तो वो चर्बी इजाफी जो स्टोर हो रही होती है, होते होते वो जिगर पे भी आ जाती है और भी जिस्म के हिस्सों पे जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मसल्स में भी आ जाती है, और जहाँ जहाँ उसे स्टोरेज की जगह मिलती है वहाँ वो बढ़ती है, जिसकी वजह से जिस्म में सोजिश बढ़ती है। तो इसलिए जो बार बार खाना है वो इंसान को बीमार करता है। और जब हम खाने से दूर हो जाते हैं, जब हम कुछ नहीं खा रहे होते, उस वक्त वही इंसुलिन जो कि ऊपर गया होता है वो वापस नीचे आना शुरू होता है, क्योंकि साइंस हमें बताती है कि कुदरती तरीके से जो सबसे तेज़ तरीन तरीका है इंसुलिन को नीचे लाने का, वो रोज़ा रखना है, फास्टिंग है। तो इस तरह से इंसुलिन नीचे आनी शुरू होती है और जिस तरह से वो एनर्जी स्टोर हुई होती है उसी तरह से वो इस्तेमाल में आना शुरू हो जाती है, और वो जितनी एनर्जी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो हमने की हुई है वो हमारे इस्तेमाल में आना शुरू हो जाती है और एनर्जी में कन्वर्ट होकर जिस्म से निकलना भी शुरू हो जाती है। हम डेली के मामलात में उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, जो भी काम हम कर रहे होते हैं, जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे होते हैं। और जब इंसुलिन के लेवल्स नीचे जाते हैं तो जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स ऊपर चले जाते हैं। वो हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है। अगर आप ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कितने सारे फ़ायदे हैं, एंटी एजिंग है, वो फैट बर्न करता है, मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लेवल्स ऊपर चले जाते हैं। एक नींद सोते हुए हमारे ग्रोथ हार्मोन ऊपर जाते हैं, एक एक्सरसाइज करते हुए जाते हैं, और एक जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी लेवल्स जो है वो ऊपर जा रहे होते हैं। इस तरह एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, यानी कि हमारे एनर्जी लेवल्स बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। वो लोग जो फ्रीक्वेंटली रोज़ा रखते हैं, अगर उनसे आप पूछें तो वो आपको बताएंगे कि उनका दिमाग बड़ा अलर्ट रहता है और वो ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे होते हैं। स्टार्ट में जब आप नया नया फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो अगर आप रमज़ान में देखें, जो पहले 2-3 रोज़े होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मसला हो रहा होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके साथ यूज़ टू हो जाते हैं ना, उस रूटीन के साथ। तो वो बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर रही होती है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान तो हम अपना मसल तोड़ते हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी अडेप्ट करती है ज़्यादा मजबूत होकर। इसी तरह जब हम खाने से दूर होते हैं तो बॉडी के अंदर जितना भी स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको बॉडी इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, और जब वो एनर्जी इस्तेमाल करना शुरू करती है तो ना सिर्फ एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, बल्कि जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी नीचे आ जाते हैं। आजकल स्टडीज़ हुई हैं जो कि मौजूद है इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीआरपी, जब लोग फास्टिंग करते हैं उनका सीआरपी नीचे आता है। तो ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हमने देखना है कि लेट्स से अगर हम कहते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारा जहन ज़्यादा अच्छी तरह से काम करना शुरू करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं, तो फास्टिंग का एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आर्थराइटस, सोजे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, टाइप 2 डायबिटीज़, जो हार्ट डिज़ीज़ है जिसमें हमारी किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ हुआ है और उसको स्टेंट लगे हुए हैं, तो उसके लिए भी फास्टिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आजकल बाहर दुनिया में
इसको एज अ ट्रीटमेंट लिया जा रहा है इन सारी बीमारियों के को ठीक करने के लिए। इसी तरह कैंसर में अगर आप देखेंगे तो फास्टिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि किस तरह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है ऑटोफेजी। ये एक आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा निज़ाम है हमारी बॉडी का कि जिसके ज़रिए बॉडी ख़ुद को खुद ठीक करती है। यानी कि जैसे ही आप फास्टिंग शुरू कर देते हो और एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाता है जिसके ज़रिए बॉडी ख़ुद को खुद ठीक कर देती है। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर हम देखें तो हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखें तो इस तरह से हमें भी रखने चाहिए। उससे हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं अक्सर मजाक में एक बात करता हूँ कि रोज़ा रखने के लिए तो ना कुछ पकाना है ना कुछ खाना है, तो इससे सस्ता और इससे अच्छा इलाज और क्या होगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि तस्लीम जो है ना वो आपको तहकीक के रास्ते से बचा लेती है। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई कोई बात उसको तस्लीम कर लेने में ही हमारी भलाई है, तहकीक में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अगर हम तहकीक को भी देखें तो वो यही कह रही है कि रोज़े में बहुत सारे फ़ायदे हैं और अब इसको एंटी एजिंग के तौर पे और बीमारियों के ख़िलाफ़ ट्रीटमेंट के तौर पे साइंस जो है वो मेडिकल साइंस इस्तेमाल कर रही है और आने वाले वक्तों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसके फ़ायदे बेतहाशा हैं। अच्छा, अब इसके साथ आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं फ़ास्टिंग करूँगा या मैं फ़ास्टिंग करूँगी तो मुझे भूख नहीं लगेगी। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग फ्रीक्वेंटली रोज़ा रखते हैं उनकी भूख खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम फास्टिंग का इफेक्ट जिस्म के अंदर देखें तो वो लेप्टिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है और ग्रेलिन एक हार्मोन होता है जो हंगर वाला हार्मोन होता है उसको भी कंट्रोल करती है। तो जब भी आप फास्टिंग करेंगे तो उससे आप फ्रीक्वेंटली अगर फास्टिंग कर रहे हैं उससे होगा क्या कि आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और आप बहुत बग़ैर कुछ खाए पिए ज़्यादा एनर्जेटिक और भूख महसूस किए बग़ैर पूरा दिन गुजार सकेंगे। तो इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आसान होती जाएगी। अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं ये तो अच्छी बात है, फास्टिंग शुरू हो गई, लेकिन जब खाने का टाइम होगा तो उस वक्त क्या खाया जाए? लेट्स से आपने रात के 10 बजे खाना खाया और उसके बाद आप सो गए, सुबह आप उठे, आपने कोई ब्लैक टी या बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पी और उसके बाद आपने पूरा दिन गुजारा और 4 बजे अब आपने दोबारा से खाना खाया। यानी कि आपने वो जो 4 से 10 के बीच में अपने खुराक का टाइम रखा हुआ है कि इसके बीच में मैं खाना खाऊंगा और इसके अलावा मैं खाने से दूर रहूंगा ताकि पूरी रात का 10 बजे से लेकर सुबह तक जागते वक्त भी वो फास्टिंग हो जाए और उसके बाद मज़ीद दिन भी आप बग़ैर कुछ खाए पिए गुजार दो। तो जब आप खाना खाएंगे तो उस वक्त आपका इंतखाब बेहतर है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का होना चाहिए, जिससे मुराद कि आपने लेट्स से अगर आप नॉर्मली 3 ब्रेड खाते हैं तो आप 1 ब्रेड खाएं और उसके साथ आप अगर 1 एग खाते थे तो आप 2 एग्स खाएं। कैलोरीज़ अगर आपने बढ़ानी है तो फ़ैट एंड प्रोटीन से बढ़ाएं और कार्बोहाइड्रेट को कम रखें। इसी तरह अगर आप दिन के वक्त 2 रोटियां खाते थे तो उसको जो सेकंड मील आपका होगा उसमें आप बेशक 1 रोटी कर लें और उसके साथ सलाद ज़्यादा और कोई ना कोई चिकन मटन बीफ की फॉर्म में या थोड़ा सा कोई लोबिया की चाट आपने बना ली, उसको आपने खा लिया। तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो खाने का टाइम है उसमें आप कोशिश करें कि जो ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल मीठा फ्रूट, इसकी क्वांटिटी को ज़रा कम रखें, इस पे नज़र रखें और बाकी जो कैलोरीज़ हैं वो अपनी आप जो है बादाम, अखरोट, पिस्ता, आपके थोड़े से आप चने ले लें, चिकन ले लें, मटन ले लें, इसी तरह अंडे ले लें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। देसी घी, मक्खन, इसका इस्तेमाल अच्छा है, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल अच्छा है। यानी कि एक लो कार्ब डाइट को प्रेफर करें। उससे होगा क्या कि हमें साइंस भी यही बताती है कि ऑटोफेजी को एक्टिवेट करने के लिए फ़ास्टिंग तो है, लेकिन उसको मज़ीद तेज़ करने के लिए अगर आप फास्टिंग करें और लो कार्ब डाइट करें तो बड़ी तेज़ी से ऑटोफेजी, वो प्रोसेस जिससे बॉडी ख़ुद को खुद ठीक करती है, एक्टिवेट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। रोज़ा बहुत फ़ायदेमंद है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर इनाम है, तो इसको अपनी रूटीन में लेके आएँ और सवाब का सवाब और फ़ायदे का फ़ायदा हासिल करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।